हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भरत शंकर। तो अमेरिका का जो मार्केट है राइट नाउ इट इज इन डीप डीप ट्रबल, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया तो उसके अगले दिन यानी थर्सडे को अमेरिकन मार्केट बुरी तरीके से गिरा। लेकिन कल यानी फ्राइडे को भी अमेरिकन मार्केट बुरी तरीके से गिरना कंटिन्यू हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं फ्राइडे को फिर से अमेरिकन मार्केट क्रैश हो गया, जहां पर नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स अराउंड 4.07% फिर से क्रैश हो गया और यूएस का जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है वो 5.50% क्रैश हो गया। और वही अगर आप रसल्स 2000 देखेंगे जो कि अमेरिका का स्मॉल कैप स्टॉक्स का इंडेक्स है, वो भी अराउंड 4.37% क्रैश हो गया है। और यूजुअली जब मार्केट 5% गिरता है तो उसको हम पुल बैक बोलते हैं, मार्केट जब 10% गिरता है तो उसको करेक्शन बोलते हैं, और जब मार्केट 20% गिरता है तो उसको बेयर मार्केट बोलते हैं। और यूजुअली मार्केट में जो पुल बैक होता है वो 1-2 हफ्तों में मैनिफेस्ट हो सकता है, वही मार्केट में जो करेक्शन होता है वो हो सकता है 1-2 महीने में या 3 महीने में मैनिफेस्ट हो। और ये जो करेक्शन 1-2 महीने में होता है वो यूएस मार्केट में बस 2 दिनों में हो जाता है। तो ये देखिए, ये है यूएसए का नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स, और 3 दिन पहले जहां पर मार्केट क्लोज हुआ था उसके बाद अगले 2 दिनों में देखिए क्या हुआ। 2 दिनों में अराउंड 11.35% का गिरावट हो जाता है, बस 2 दिनों में। और मार्केट जब मोर देन 10% गिरता है तो वो करेक्शन फेज में चला जाता है। और इसका इंटेंसिटी समझाने के लिए आई विल टेक यू बैक टू द कोविड क्रैश। तो यहां पर देखिए, कोविड जब पीक पे शुरू हुआ था, उस टाइम कोविड का डर जब पीक पे था, तो जब इनिशियली जब मार्केट क्रैश हुआ था तो यहां पर देखिए मार्केट में अराउंड 11.68% का गिरावट हुआ था इन 3 to 4 days ऑफ टाइम पीरियड। लेकिन ट्रंप के जो टैरिफ पॉलिसीज है उन्होंने ये काम बस 2 दिनों में कर दिया है। एंड ऑब्वियस ही बात है, जब कोविड भी आया था उस टाइम भी पहले इनिशियल फियर पे जो मार्केट गिरा था वहां पर मार्केट रुका नहीं, मार्केट और भी ज्यादा गिरा था उस टाइम। तो अभी एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि अभी के मार्केट जो गिर रहा है यूएस का मार्केट, तो क्या वो गिरावट एक इनिशियल स्टेज पे है? और अगर ये एक इनिशियल स्टेज में है तो मार्केट और कितना लंबा गिरना कंटिन्यू करेगा? और ये जो एग्रेसिव क्रैश यूएस मार्केट में हो रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में हो रहा है, उसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है? तो अभी स्टॉक मार्केट के लिए ये जो पूरा सिचुएशन इतना बुरा नजर आ रहा है, ये सिचुएशन आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बदतर हो सकता है या और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जो करना था उन्होंने कर दिया, लेकिन इसके रेस्पॉन्स में जो बाकी कंट्रीज एक्शन ले रहे हैं वो इस सिचुएशन को बहुत क्रिटिकली और बहुत एग्रेसिवली एस्केलेट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इस एस्केलेटिंग सिचुएशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कॉमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं, जिससे हमें ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब कम्युनिटी पे मैं इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट को प्रैक्टिकली सिखाता हूं, जहां पर हम हर दिन वीडियोस अपलोड करते हैं। और इन वीडियोस में हम स्टॉक मार्केट के करंट ट्रेंड, ट्रेंडिंग स्टॉक्स, ट्रेंडिंग सेक्टर्स, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। और साथ ही साथ वहां पर हम Q&A सेशन भी करते हैं, जहां पर हम आपके मार्केट रिलेटेड जो सवाल होते हैं उसका जवाब भी देते हैं। और अभी तक इस कम्युनिटी का फीडबैक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहा है, और साथ में सीखने के लिए और साथ में ग्रो करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी जगह है। तो चलिए अभी आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी सबसे पहले ये समझते हैं कि यूएस मार्केट में 2-3 महीने में होने वाला करेक्शन 2 दिनों में क्यों हो गया। तो उसका रीजन ये है कि अभी यूएस इकोनॉमी में रिसेशन आने का जो खतरा है या प्रोबेबिलिटी है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली जो टैरिफ रिलेटेड डिसीजंस किया है, दैट इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर अ रिसेशन, क्योंकि ये यूएस इकोनॉमी में स्पेंडिंग कम करेगा, इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, जिसकी वजह से यूएस इकोनॉमी में नेगेटिव ग्रोथ होने का चांसेस अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगभग आप ये मान लो कि नेगेटिव ग्रोथ होना तय है। और वही अगर यूएस इकोनॉमी 2 क्वार्टर्स लगातार नेगेटिव ग्रोथ पोस्ट करता है तो यूएसए जो है वो ऑफिशियली रिसेशन में चला जाएगा। तो ये सुनने के बाद कुछ लोगों के माइंड में सवाल जरूर आएगा कि अगर यूएस इकोनॉमी रिसेशन में चला गया तब तो सब कुछ क्या खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी खत्म नहीं होने वाला है। अगर यूएस इकोनॉमी रिसेशन में चला जाता है तब फेड अभी जो इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए हेजिटेंट है, उन्हें फोर्सफुली एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट कट करना होगा, क्योंकि अगर इकोनॉमी रिसेशन में है तो फेड कांट होल्ड बैक। और इसी रीजन की वजह से अगर एक डोनाल्ड ट्रंप क्रिएटेड रिसेशन आएगा और उस टाइम पे अगर फेड स्टेप इन करता है और एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट कट करता है तो ये जो रिसेशन है ये शॉर्ट लिव्ड होने का चांसेस रखता है। लेकिन ये सिर्फ तभी मुमकिन हो पाएगा जब दूसरी तरफ से बहुत सारे कंट्रीज जो है वो अगर एग्रेसिवली फिर से इस सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करेंगे, वो भी रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाएंगे,
तब ये मुमकिन हो पाएगा। लेकिन अभी के टाइम में ये सिचुएशन एस्केलेट होता नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना ने इमीडिएटली 34% का रेसिप्रोकल टैक्स यूएस इंपोर्ट्स के ऊपर लगा दिया है, और यूरोपियन यूनियन, जापान और बाकी के जो कंट्रीज है वो भी यूएसए को वार्न कर रहे हैं कि वो भी रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ रिटेलिएट कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद ना कुछ लोगों के माइंड में एंड ऑफ द वर्ल्ड वाला फीलिंग आ सकता है, क्योंकि अगर यूएसए भी टैरिफ लगा रहा है, बाकी के कंट्रीज यूएस के ऊपर टैरिफ लगाएंगे और एक ट्रेड वॉर होगा, फुल ब्लोन ट्रेड वॉर होगा, तो दिस कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर ग्लोबल ट्रेड। एंड ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो फुल टाइम इन्वेस्टर, जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ा सा ये फियर महसूस हुआ। एंड ऑफ कोर्स जब फियर और पैनिक फील होता है तो आई डोंट गो एंड स्टार्ट सेलिंग माय शेयर्स, बिकॉज आई हैव लर्न माय लेसन इन द लास्ट 11 to 12 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द स्टॉक मार्केट। बिकॉज जब भी मैंने फियर और पैनिक के चक्कर में शेयर्स बेचे हैं तो अगले 6 महीने बाद या 1 साल बाद मैंने बस रिग्रेट ही किया। और इसीलिए मैंने एक काउंटर मेजर ये डेवलप किया है कि जब भी मुझे फियर या पैनिक महसूस होता है तो आई गिव इट सम टाइम, आई थिंक अबाउट इट, और उसके बाद मैं एक ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करता हूं उस सिचुएशन को अच्छे से समझने के बाद। सो व्हेन आई गिव इट अ थॉट, दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। अभी ये जो पूरा सिचुएशन है ये अभी अभी शुरू ही हुआ है, एंड ऑफ कोर्स अभी सिचुएशन डेस्परेट है। हीट ऑफ द मोमेंट में ग्लोबल लीडर्स जो है वो यूएस अगेंस्ट बोल रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह अनाउंस कर रहे हैं, और अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो उनकी जो खुद की जनता है वो बोलेंगे कि हमारे लीडर में तो दम ही नहीं है। तो इसीलिए ना ये ड्रामा जो है वो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तक चलना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा, बहुत सारे कंट्रीज जो है और यूएस भी जो है वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। और अभी यहाँ पर यूएसए का प्रॉब्लम क्या है, आप हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, आप हटा दो टैरिफ, हम भी हटा देंगे। ऐसे करके धीरे धीरे नेगोशिएशंस ओपन होंगे, जहां पर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस यूएस करेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस बाकी के कंट्रीज करेंगे। ऐसे ही 1 by 1 करके ये जो टैरिफ का जो मामला है वो धीरे धीरे सॉर्ट होना शुरू करेगा। एंड ऑफ कोर्स जो यूएसए के जो फियर्स राइवल्स है जैसे कि चाइना, उनके साथ ऐसा कॉन्वर्सेशन या ऐसा नेगोशिएशन हो उसके चांसेस कम है। लेकिन इंडिया जैसे कंट्रीज के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, जापान के साथ देयर इज अ वेरी बिग स्कोप दैट ऐसे नेगोशिएशंस हो जिसकी वजह से ये जो टैरिफ का जो वॉर चल रहा है वो इनके बीच में न्यूट्रलाइज हो जाए। एंड ऑफ कोर्स ये नेगोशिएशंस इमीडिएटली तो नहीं होंगे, इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। लेकिन अगर मार्केट को समझ आ गया कि ये पूरा ट्रेड वॉर किस डायरेक्शन में जा रहा है, तब मार्केट भी रिजल्ट्स आने से पहले ही रिएक्ट करना शुरू कर सकता है। और मार्केट हमेशा ऐसा ही करता है ना, न्यूज़ आने से पहले रिएक्ट करता है और रिजल्ट्स आने से पहले ही वो प्राइस ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंट हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ लोग ये सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि चाइना ने ऑलरेडी 34% का टैरिफ लगा दिया है, और अगर बाकी के कंट्रीज भी चाइना को फॉलो करेंगे, चाइना के साथ हाथ मिलाएंगे और वो भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, और ये अगर ट्रेड वॉर लंबा चलेगा तब क्या होगा। तो इसको समझने के लिए ना आपको इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना होगा, और वो कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूसर इकोनॉमी और कंज्यूमर इकोनॉमी का। और जो कंट्रीज प्रोड्यूसर इकोनॉमी होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल बेस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, और इन कंट्रीज का जो एक्सपोर्ट्स होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, और कंट्री के जो लोकल लोग होते हैं, लोकल पीपल होते हैं, वो बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं। और इनका जो खुशहाली होता है, इनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के ऊपर। ऐसे प्रोड्यूसर इकोनॉमी के कुछ कंट्रीज का टॉप एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? चाइना इज एन एग्जाम्पल, जर्मनी इज एन एग्जाम्पल, जापान इज एन एग्जाम्पल। तो ऐसे प्रोड्यूसर इकोनॉमी बनने का फायदा क्या है? जॉब ज्यादा क्रिएट होंगे, फॉरेन इनकम जो है वो ज्यादा आएगा। और वही एक प्रोड्यूसर इकोनॉमी होने का डिसएडवांटेज क्या है? ये हेवीली एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिलायंट होते हैं, और अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन आता है या अभी के टाइम में जो ट्रेड वॉर हो रहा है उस तरीके का ट्रेड वॉर होता है, तो ऐसे प्रोड्यूसर इकोनॉमी जो है वो बुरी तरीके से सफर करते हैं। और वही अगर आप कंज्यूमर इकोनॉमीज के बारे में बात करें तो ऐसे कंट्रीज का जो इकोनॉमी होता है वो डिपेंडेंट होता है उनके कंज्यूमर्स के स्पेंडिंग के ऊपर, यानी उनका कंज्यूमर्स जितना स्पेंड करेंगे उनके इकोनॉमी में उतना ही ज्यादा ग्रोथ होता है। ऐसे कंज्यूमर इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? यहाँ के लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं और इनके स्पेंडिंग की वजह से, यानी डोमेस्टिक डिमांड की वजह से इनका ग्रोथ होता है। और ऐसे कंट्रीज का जो सर्विस सेक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, जैसे कि टेक, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस और रिटेल। और कंज्यूमर इकोनॉमी का शाइनिंग एग्जाम्पल है यूएसए, जहां पर उसका 70% ऑफ द जीडीपी ग्रोथ जो है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग की वजह से आता है। और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज ऑल्सो स्लोली मूविंग टुवर्ड्स अ कंज्यूमर इकोनॉमी। और कंज्यूमर इकोनॉमी होने का एडवांटेज क्या होता है? इन कंट्रीज का जो डिपेंडेंसी है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर कम होता है, और इन कंट्रीज के पास पावर ऑफ डिमांड होता है। और ये जो पावर ऑफ डिमांड है मैं इसको भी समझाऊंगा, और इस पावर ऑफ डिमांड में ही छुपा है कि ये जो अभी ट्रेड वॉर हो रहा है इसको कौन जीतेगा। एटलीस्ट हमें ये तो पता चलेगा कि इस ट्रेड वॉर का पूरा लगाम किसके हाथ में है। तो नाउ जस्ट टू गिव यू अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग ऑन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इकोनॉमी, तो एप्पल एक अमेरिकन टेक ब्रांड है, लेकिन एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली चाइना में है, तो इसलिए आईफोन्स चाइना में बनते हैं, तो इसलिए चाइना इज अ प्रोड्यूसर इकोनॉमी।
और इन आईफोन्स को यूएसए को एक्सपोर्ट किया जाता है और यूएसए इनको खरीदता है, तो इसीलिए यूएसए इज अ कंज्यूमर इकोनॉमी। और उसी तरीके से अगर आप एक दूसरे सिनेरियो को देखेंगे तो वियतनाम जो है वो नाइकी का मैन्युफैक्चरिंग हब है, यानी ज्यादा से ज्यादा नाइकी के जो जूते हैं वो वियतनाम में बनते हैं और इसीलिए वियतनाम यहाँ पर प्रोड्यूसर इकोनॉमी है। और वही नाइकी जो कि एक यूएस ब्रांड है, उसके प्रोडक्ट कहाँ बिकते हैं? यूएसए में बिकते हैं, कनाडा में बिकते हैं, यूरोप में बिकते हैं और मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो इसीलिए जो वियतनाम में प्रोड्यूस किया जाता है वो इन सारे कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर यूएसए, कनाडा, मिडिल ईस्ट और यूरोप जो है वो इस सिनेरियो में कंज्यूमर इकोनॉमी बनते हैं। तो अभी इस पूरे सिचुएशन में पावर ऑफ डिमांड किसके पास है? लेट मी सिंप्लीफाई दैट फॉर यू। अभी मान लीजिए अगर चाइना में एक छोटा सा शहर है और वहां पर लोगों को ये पता चलता है कि कुछ लोग यूएसए को ये जो टिश्यू पेपर्स है, ये जो पोर्सलिन के ग्लासेस है और ये जो चेयर्स वगैरह है, टेबल वगैरह है, उसको एक्सपोर्ट करके अच्छे से पैसे कमा रहे हैं। तो इन लोगों के माइंड में भी एम्बिशन जगेगा कि हमें भी एक्सपोर्ट करना है, हमें भी पैसे कमाना है। तो ये क्या करेंगे? जाके लोन लेंगे, रिश्तेदारों से पैसा लेंगे, खुद भी जो जमा किया हुआ पैसा है उसको लाके ये क्या करेंगे? एक छोटा सा बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे, वहां पर इक्विपमेंट्स, प्लांट, फैक्ट्री सब कुछ लगा देंगे इस इंटेंशन से कि यहां से वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उस माल को वो यूएसए में एक्सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अगर इसी माल को अगर वो चाइना में बेचने की कोशिश करेंगे तो वहां पर ये माल नहीं बिकेगा। और चाइना में और बाकी के जो प्रोड्यूसर इकोनॉमी है या कंट्रीज है, वहां पर ऐसे लाखों हजारों बिजनेसमैन हैं जिन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करके बड़े बड़े और छोटे छोटे भी फैक्ट्रीज और प्लांट्स लगा के रखा है। और अभी सडनली अगर यूएसए ये बोलेगा कि सॉरी वी आर नॉट इंटरेस्टेड, आप टैरिफ कम करो, हम भी टैरिफ कम करेंगे, नहीं तो आप हमारे देश में सामान महंगे बेचो, हमें टैक्स ज्यादा दो, तब ऐसे जो बिजनेसमैन है, ऐसे जो छोटे बिजनेसेस है, बड़े बिजनेसेस है, वो कहां पर जाएंगे? और इसीलिए अभी ये जो ट्रेड वॉर यूएसए ने छेड़ा है, अगर ये लंबा चलता है और ये जितना लंबा चलता है उतना ही लंबा ये जो प्रोड्यूसर इकोनॉमी के जो फैक्ट्रीज है वो आइडल रहेंगे, इनके इन्वेंटरी पाइलअप होंगे क्योंकि माल इनके देश में तो नहीं बिकेगा, इन्हें तो एक्सपोर्ट ही करना है। अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो फैक्ट्री के जो गोडाउन है वहां पर माल पड़ा रहेगा और इसकी वजह से इनके सारे बिजनेसेस और इनका जो पूरा इकोनॉमी है वो बुरी तरीके से सफर करेगा। ऑफ कोर्स यहां पर ऐसा नहीं है कि ये अकेले सफर करेंगे, यूएसए भी सफर करेगा, कंज्यूमर इकोनॉमी भी सफर करेगा ना। अगर सस्ता माल वहां पर आना रुक जाएगा तो वहां पर भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हाँ, हो सकता है उनको भी महंगाई का सामना करना पड़े, लेकिन जिस तरीके का कैटास्ट्रोफिक इकोनॉमिक कंडीशन ये जो प्रोड्यूसर इकोनॉमीज फेस करेंगे, उतना बुरा कंडीशन तो कंज्यूमर इकोनॉमीज का नहीं होगा। क्योंकि अगर कंज्यूमर इकोनॉमीज में डिमांड है और उसको चाइना फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वियतनाम फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जर्मनी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जापान फुलफिल नहीं कर पा रहा है, कोई और कंट्री आ जाएगा, नहीं तो उनके जो लोकल प्लेयर्स है, लोकल एंटरप्रेन्योर्स है, वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये जो सस्ता महंगा का जो खेल है वो थोड़ी देर के लिए उनके इकोनॉमी को पिंच करेगा, लेकिन डैमेज नहीं करेगा। क्योंकि इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए यूएसए ऑलरेडी एक प्लान बना के बैठा है और जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी बहुत बार बताया था कि अगर हम टैरिफ से पैसा कलेक्ट करेंगे तो उसी पैसों की मदद से हम क्या करेंगे? लोगों का जो इनकम टैक्स है उसको कम कर देंगे या एग्जेम्प्ट कर देंगे। और अभी ये जो यूएस हैवी टैरिफ्स कलेक्ट करेगा उसका एडवांटेज अगर सिटीजन्स को देगा टैक्स कट्स के रूप में, तो उसके बाद वहां पर क्या होगा? ऑटोमेटिकली उनका जो बाइंग पावर है वो बढ़ सकता है। एंड ऑफ कोर्स ऐसे और भी ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से जो कैटास्ट्रोफिक इंपैक्ट है उससे तो यूएसए बच जाएगा, लेकिन प्रोड्यूसर इकोनॉमीज बचे उसके चांसेस कम है। तो इसीलिए जो अभी पासा है या अभी जो लगाम है पूरे ट्रेड वॉर का वो यूएसए के हाथ में है। और इसी रीजन की वजह से मुझे लगता है कि सूनर और लेटर ये जो ट्रेड वॉर है ये नेगोशिएशन में जाना चाहिए और उसके बाद बहुत सारे जो कंट्रीज है वो कुछ ना कुछ नेगोशिएट करके एक मिडिल ग्राउंड पे आके यूएसए के साथ पीस कर लेंगे। लेकिन वही जो कंट्रीज बड़े कंट्रीज है जिनका ईगो बहुत बड़ा है, कम्युनिस्ट कंट्रीज है बेसिकली, वो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा फाइट करे, थोड़ा लंबा ये ट्रेड वॉर चले। बट अल्टीमेटली यहाँ पर यूएसए का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ट्रेड करने का, उन्हें दुनिया को मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर अभी कंज्यूमर इकोनॉमी बन के बैठे हैं और उनके पास पावर ऑफ डिमांड है। और ये जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है ये इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी अप्लाई होता है। और जैसा कि हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, इंडिया भी स्लोली जो है वो कंज्यूमर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है और हमारा जो मेजर जीडीपी ग्रोथ आता है वो कंजम्पशन की वजह से आता है। और इसीलिए अभी ये जो पूरा ट्रेड वॉर की वजह से ब्लडबाथ हो रहा है उसका इंपैक्ट हाँ डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स के ऊपर पड़ेगा, लेकिन जितना ये जो प्रोड्यूसर इकोनॉमीज के ऊपर पड़ेगा आई डोंट थिंक सो उतना इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स के ऊपर आना चाहिए। एंड ऑल्सो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी को एक और एडवांटेज ये भी मिलता है कि अगर यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर अगर लंबा खिंचता है तो इसका एडवांटेज इंडिया के कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को भी मिल सकता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स। क्योंकि अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी टैरिफ अनाउंस किया है वहां से फार्मास्यूटिकल्स को एग्जेम्प्ट कर दिया है। एंड आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए थे, लेकिन कल सुबह उठे तो उन्हें फिर से याद आया कि अरे मैंने तो फार्मा को छोड़ दिया। तो इसलिए उन्होंने आके एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया कि
नेवर सीन टैरिफ्स हम फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी लगाने वाले हैं बहुत जल्द, और ऐसा उन्होंने प्रॉमिस कर दिया। और अभी अगर मान लीजिए आने वाले टाइम में अगर वो ये टैरिफ फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी लगा देते हैं तो चाइना से जो फार्मास्यूटिकल्स यूएसए में जाते हैं वो महंगे हो जाएंगे, और वही इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल्स है वो सस्ते होने के चांसेस रखते हैं। और ऐसा मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बोला जा रहा है कि बहुत जल्द यूएस और इंडिया के बीच में ये जो बायलैटरल ट्रेड डील है वो सक्सेसफुली कंक्लूड हो सकता है, और अगर वो ट्रेड डील कंक्लूड हो गया तो उसके बाद चांसेस बढ़ जाएंगे कि इंडिया के ऊपर जो अभी रेसिप्रोकल टैरिफ है वो इस नेगोशिएशन की वजह से एक मिडिल ग्राउंड पे आ जाए और हमारे ऊपर जो टैरिफ्स है वो थोड़े हद तक कम हो जाए, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर ऐसा होता है और उस टाइम पे अगर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के जो इकोनॉमीज है उनके ऊपर फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी अगर टैरिफ लगाते हैं तो वहां पर इंडिया को एडवांटेज मिल सकता है। एंड ऑल्सो अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो यूएस का जो बायोसिक्योर एक्ट है वो चाइना से जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोक्योर किए जाते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो उस रीजन की वजह से भी एक बहुत बड़ा डिमांड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के पास आ सकता है। एंड ऑफ कोर्स अगर ये सारी चीजें होंगी तो ये मैनिफेस्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और तब तक जब भी बड़े बड़े न्यूज़ आएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया तो उस टाइम पे हो सकता है बाकी के जो दुनिया के फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स है अगर वो गिरेंगे तो उनके साथ हमारे इंडियन स्टॉक्स भी गिरे, उसके चांसेस होता है, बट दैट इज ओनली फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड। और उसके बाद टेक्सटाइल्स और अपीरियल्स के बारे में तो हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। अभी वियतनाम के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, चाइना के ऊपर जो भी टैक्स है वो इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, इंडियन एक्सपोर्टर्स को यूएसए में मार्केट शेयर बढ़ाने का एक बढ़िया मौका भी है। और उसी तरीके से हार्डवेयर सेक्टर में भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के पास अभी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एक्सपोर्ट मार्केट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। एंड ऑल्सो अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो केमिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल्स बुरी तरीके से सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ द यूएस टैरिफ, और उसका रीजन हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था। लेकिन आने वाले टाइम में केमिकल सेक्टर और स्पेशलिटी केमिकल्स में भी एक बहुत अच्छा मौका आ सकता है अगर हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है, और यूएसए और चाइना के बीच में अभी ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है अगर ये लंबा चलेगा, अगर इसका इंडिकेशन मिलता है तब केमिकल्स का जो डिमांड है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो सकता है। और अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के जो केमिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी आइडल है, तो उस आइडल कैपेसिटी को यूज करके विदाउट एनी एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर वो इस डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक और कंडीशन ये भी है कि इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पॉलिसी लाना होगा जिससे चाइना से जो केमिकल्स इंडिया में आते हैं उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर पाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो चाइना क्या करेगा, वो इंडिया को एज अ लॉन्च पैड यूज करेगा। पहले अपने जो केमिकल्स है वो इंडिया में सस्ते दाम पे इंपोर्ट करेगा, और इंडिया से क्या करेगा, जो लोकल एक्सपोर्टर्स वगैरह होते हैं उनके हाथों उसको वो यूएसए को एक्सपोर्ट करवा देगा, जिससे हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को उतना कुछ फायदा नहीं मिलता है। और वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का सेक्टर, स्टील का सेक्टर, एल्यूमिनियम का सेक्टर, जो भी इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर्स है ना, वो बुरी तरीके से सफर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे चैलेंजिंग इकोनॉमिक टाइम्स में क्या होता है, अगर यूएसए में रिसेशन आता है, चाइना में स्लो डाउन होता है, यूरोप में स्लो डाउन होता है, इंडिया में भी अगर स्लो डाउन आता है तो यहाँ पर सबसे पहले जो इंफ्रा का कॉस्ट है वो कट होगा, इंफ्रा का कैपिटल एक्सपेंडिचर कट होगा, जिसकी वजह से जो स्टील का कंजम्पशन है, एल्यूमिनियम का कंजम्पशन है, सीमेंट का कंजम्पशन है, उसके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। एंड इन जनरल ऐसे टफ टाइम्स में ये जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में जो पैसा फ्लो होता है वो कम हो जाता है, एंड फॉर दैट रीजन उनके जो ऑपरेशंस होते हैं, उनका जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होता है वो इधर डिलेड हो जाते हैं, नहीं तो स्लो डाउन हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स आज के वीडियो के रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, मार्केट के रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है उसको आप कमेंट्स में लिखिए, और जो हम मेंबर कम्युनिटी के लिए डेली वीडियोस बनाते हैं वहां पर आई विल ट्राई टू पिक एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल एंड आंसर योर क्वेश्चंस। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।